अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग मिले हैं एक नए सेशन के साथ, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस जो ऑनलाइन टेट हुए थे उसमें स्पेशली जो मेथड वाला पार्ट है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ईवीएस मेथडोलॉजी को हम लोग एज़ यूजुअल जो हमारा तरीक़ा है क्वेश्चन आंसर के मेथड के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो मेथड पे क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेथड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका माइंडसेट कुछ चीज़ों के लिए बन के रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दो चीज़ें होती है भाई, आप लोग टीटीसी में पढ़े होंगे, बीएड में भी पढ़े होंगे। हमको जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमको दो चीज़ें सिखाई जाती है। पहली जो चीज़ होती है हमारी ट्रेनिंग में वो होती है कि कंटेंट क्या पढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, हम टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट होता है हमको उससे ये पता चलता है। हम टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं तो हम कंटेंट के जरिए क्या देखते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, उर्दू पढ़ाया जा रहा है। ये हमको टेक्स्ट बुक की शक्ल में कंटेंट मौजूद है जिससे हमको समझ में ये आता है कि हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है। और जो हमारा मेथड होता है ये हमको ये बताता है कि वो कंटेंट को कैसे पढ़ाना है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? क्या पढ़ाना है वो हमारे टेक्स्ट बुक हमारे पास एससीईआरटी के अवेलेबल है। गवर्नमेंट हमको दे दी कि भाई हमको ये टेक्स्ट बुक हमको पढ़ानी है, लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग करने की खास वजह ये है कि हमको ये सीखना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कहाँ पर कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करके हमको पढ़ाना है। ट्रेनिंग में हम यही सीखते हैं ना। ट्रेनिंग में हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं, ट्रेनिंग में हम ये देखते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाते कैसे हैं। भाई कोई एक टॉपिक है, कोई एक हमको पढ़ाना है तो हम उसको कैसे पढ़ाएंगे, हम ये सीखते हैं हमारी ट्रेनिंग में। तो मेथड बड़ी आसान चीज है, आपको पता है मेथड में मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान है। बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें नहीं पूछी जाती मेथड में, बहुत कम, ना के बराबर पूछी जाती। और जब से तो ऑनलाइन हो गया है सारी चीजें अप्लीकेबल है। आप लोग प्रीवियस अप्लाई मतलब टेट लिखे होंगे, बहुत सारे लोग डीएससी भी लिखे होंगे। आपको एक चीज तो समझ आई होगी ना वहां पर कि जो चीजें पूछी जा रही है आजकल वो फैक्ट बेस्ड नहीं है बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड है। थोड़ा रिस्पॉन्स करिए ना, क्लास में वन वे चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। जी जी मैडम। जी मैम। नहीं मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो आप लोग ऑलरेडी अपीयर्ड है, आप लोगों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है चीजों का कि किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह से फैक्ट बेस्ड नॉलेज बेस से जाकर एप्लीकेशन बेस पे आ गई हैं चीजें। तो मेथड भी बड़ी आसान चीज है अगर हम लोग समझ जाएं। तो कुछ चीजें हैं मेथड में, जब आप लोग मेथड के सेक्शन पे जाएंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चंद चीजें होनी चाहिए। जैसे कि सबसे मेन चीज, मेथड का मेन हीरो कौन है, मतलब मेन कैरेक्टर क्या है मेथड में। जब हम मेथड सॉल्व करेंगे तो मेन कैरेक्टर रहेगा हमारा स्टूडेंट या फिर चाइल्ड। ये तो पता है ना आप लोगों को। जो हमारा मेथड होगा सिर्फ हमारा जो स्टूडेंट है उसके अतराफ घूमेगा। जितने भी आप लोग मेथड की चीजें पढ़ लो, मेथड्स पढ़ लो, जितने भी अप्रोचेस देख लो, आप लोग टेक्निक्स देख लो, ये सारी के सारे अराउंड हमारे बच्चे के अतराफ घूमती है। यानी कि मेथड में ऐसी चीजें इन्वॉल्व होगी जिसमें पूरा का पूरा फायदा बच्चे का होगा, जिसमें बच्चा हमारा एक्टिव रहेगा, जिसमें बच्चे के सेंसेस जो है ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, लर्निंग बाय डूइंग रहेगा बच्चे को, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप लोग पढ़े हैं ना। मेथड का मतलब है ये कि जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, दैट्स इट। आपको मेथड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसी चीजें देखनी है जिसमें बच्चा एक्टिव है। हेलो जी मैम। बोलिए मैडम, आवाज जी साफ मैम है। बोलिए, आवाज आ रही है आप। हाँ जी, तो थोड़ा बीच बीच में आप लोग थोड़ा पहली क्लास है ना तो मुझे लग रहा है वन वे चल जी रही है। जी। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑप्शन आपको ऐसे देखना है जिसमें बच्चा हमारा फुल्ली वो क्या रहेगा, डिपेंड नहीं रहे। भाई आप लोग पढ़े होंगे लर्निंग बाय डूइंग है, डिस्कवरी मेथड है, ये सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो बस आपको माइंडसेट ये बनाना है, हमको जब मेथड हम सॉल्व करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। आप लोग फील करे होंगे आपको ये भी करेक्ट लगता है, ये भी करेक्ट लगता है, सारी चीजें करेक्ट लगती है, लेकिन आपको पूछा क्या जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे सुटेबल आंसर कौन सा हो सकता है यहाँ पर। तो वैसा आंसर हमको तलाश करना है जिसमें बच्चा जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, हमारा आंसर उसकी तरफ जाएगा।
जिसमें बच्चे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, हमारा आंसर उसकी तरफ जाएगा। उससे हटके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जहां पर भी एग्जामिनेशन पर फोकस किया गया वो आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, जहां पर भी मार्क्स पर फोकस किया गया वहां पर वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। मतलब पॉजिटिव चीजें नहीं जा रही, बच्चे के हक में जो चीजें पॉजिटिव जा रही मेथड में बस वही देखना है हमको। बच्चे के हक में अगर कोई चीज नेगेटिव हो रही है, मतलब बच्चे को वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रही हूँ? जहां पर बच्चे पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, जहां पर टीचर एक्टिव बताया जा रहा, जी रटने रटाने के रूट मेथड पे जहाँ पे फोकस किया जा रहा है, एग्जामिनेशन पर या फिर मार्क्स पर या फिर रिजल्ट पर फोकस किया जा रहा है, या फिर ऐसी चीजों पर जिसमें टीचर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मतलब लेक्चर पर, ऐसी चीजें हमारा आंसर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है। हमको मेथड में वो चीजें देखनी है जिसमें बच्चे का फायदा हो बस, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पेपर की तरफ हमारे। जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मैम। चैलेंज आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, ये थोड़ा माइक्स ऑफ रखिए, और जहां पर भी आपको लगे आप आंसर करना चाहते हैं तो तब आपका माइक ऑन रखिए। तो ये हमारा तेलुगु जो हुआ था शिफ्ट 30 मई को, शिफ्ट 1 है हमारा, उसका ईवीएस वाला पार्ट हम लोग देखेंगे। तो ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन है। मतलब हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे लोग पेपर ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आप लोग बहुत ज्यादा अपने गोल को लेकर सीरियस है तो यहाँ मैं मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पेपर ये सॉल्व कर चुके होंगे अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोगों के लिए आसान होगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है भाई, कि वहां पर करेक्ट पूछा जा रहा है या नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। कभी कभी आप लोग देखते नहीं कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा, गलत करके आ जाते, तो हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, करेक्ट कौन सा है बताना है भाई, ठीक है। तो देखिए मतलब ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट पूछ रहा है मतलब 3 यहाँ पर गलत हो जाएंगे, एक सही होगा, जो सही है वो हमको तलाश करना है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या बता रहा, द मेथड ऑफ वेरीफाइंग ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स, थियरीज, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमको मेथड से पूछा गया है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, देन हमारा साइंटिफिक, सिंथेटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड। तो आप लोग सर आपको जो ऑलरेडी पीडीएफ दी है आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मेथड, कोई रिस्पॉन्स करें? आप लोग ऑलरेडी पीडीएफ में से कोई मेथड पढ़ के हैं? ये ऑलरेडी आई थिंक पढ़ के होंगे आप लोग, इंडक्टिव डिडक्टिव, नॉलेज तो होगा ना थोड़ा बहुत इसके बारे में? थोड़ा बहुत है लेकिन अभी पीडीएफ से नहीं पढ़े मैम। ओके चलें, थोड़ा बहुत ही नॉलेज आपके लिए काफी होगा इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ तो करेक्ट पहचानना है भाई। पहला वाला जो ऑप्शन है हमको क्या बता रहा कि जो इंडक्टिव मेथड है वो किस बारे में बात करेगा भाई, तो इंडक्टिव मेथड में हम लोग जितने भी पहले से जो थियरीज बने हुए हैं, फॉर्मूलाज बने हुए हैं, जाब्ते हैं, नजरियात है, उसको वेरीफाई करने का मेथड इंडक्टिव मेथड है। क्या पहला हमारा ये पहला जो ऑप्शन है ये बता रहा कि हम इंडक्टिव मेथड उसको कहेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले से जो फॉर्मुलेटेड जाब्ते हैं, प्रिंसिपल्स है, थियरीज है, उसको वेरीफाई करेंगे। क्या ये सही है? या आप लोग सोचिए आपके दिमाग में, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है हमारा, डिडक्टिव मेथड इज अ मेथड ऑफ लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। अब डिडक्टिव मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। आप लोग उर्दू में देखिए तो इंडक्टिव मेथड है इस्तखराई तरीका, और डिडक्टिव मेथड है हमारा इस्तखराजी तरीका। तो पहला वाला ऑप्शन इस्तखराई मेथड के ताल्लुक से था, दूसरा वाला ऑप्शन क्या बता रहा आपको, इस्तखराजी तरीके के बारे में बोल रहा है कि इस्तखराजी मेथड वो है जिसमें हम लोग कॉन्क्रीट चीजों से शुरू करके एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तरफ जाते हैं। क्या ये सही है? नो मैम। जी नहीं। नो। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट मेथड जो है उसको H.E. आर्मस्ट्रांग ने पॉपुलर किया है। क्या ये सही है? नो मैम, किलपैट्रिक ने नो। किया तो था। आपको इसका भी आंसर बिल्कुल, आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सा करेक्ट है, आप 3 भी देखेंगे कि ये गलत क्यों है। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आसान इसलिए है क्योंकि हमको ऑलरेडी आंसर दे दिया गया है कौन सा करेक्ट है, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर कि हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ये है कि देयर आर 2 पार्ट्स इन ईच असाइनमेंट इन असाइनमेंट मेथड। जो हमारा असाइनमेंट मेथड हो जाएगा उसमें 2 पार्ट होंगे हमारे, असाइनमेंट
में, मतलब असाइनमेंट मेथड में जो हम असाइनमेंट देंगे बच्चों को 2 पार्ट में होगा वो। आप लोग कोई बता सकते हैं वो कौन से 2 पार्ट हैं? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में, असाइनमेंट मेथड के बारे में? एनीबॉडी? नहीं मालूम मैम। रिटर्न वर्क। देखें तो जो असाइनमेंट हमारा मेथड है ना, जब हम असाइनमेंट देते हैं तो बच्चों को 2 पार्ट में दिया जाता है। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिपेरेटरी पार्ट, यानी कि तैयार करने वाला, प्रिपेयर करने वाला पार्ट, उसको बोलेंगे प्रिपेरेटरी पार्ट। क्या बोलेंगे? तैयारी वाला। अब उसको उर्दू में आप लोग बोल सकते हैं तैयारी वाला पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, टीचर की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमको ये एक्टिविटी और ये एक्सपेरिमेंट करना है या आपको ये टॉपिक पर असाइनमेंट बनाना है। ये होता है पहला वाला पार्ट जिसको हम लोग प्रिपेरेटरी पार्ट बोलते हैं। दूसरा वाला होता है एक्सपेरिमेंटल पार्ट, जिसमें बच्चे खुद क्या करते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का। तो असाइनमेंट जब हम देते हैं तो ये 2 उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ये याद रखिए। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी 3 यहाँ पे गलत हो गए। क्यों गलत हो रहे हैं यहाँ पर, वो देख लेंगे अब हम लोग। तो पहला वाला जो है वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो तारीफ दी गई है, द मेथड ऑफ वेरीफाइंग ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स थियरीज प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड नॉट इंडक्टिव मेथड, बल्कि डिडक्टिव मेथड की तारीफ है ये। आप लोगों को पता है ये? जी मैम जी, डिडक्टिव मेथड किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा मेथड जिसमें हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास ज़ाब्ता मौजूद है, थियरी पेश की गई है, ऑलरेडी मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी चीज को वेरीफाई करेंगे। वो है हमारा इस्तखराजी तरीका। इस्तखराजी तरीका बिल्कुल इसका अपोजिट है। चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं ऐड कर ली कुछ चीजें, आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे, लेकिन मैं भी कुछ चीजें इसमें ऐड कर ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडक्टिव मेथड किसको बोलेंगे हम लोग, देखिए तो इंडक्टिव मेथड है, उसको उर्दू में बोलेंगे हम लोग इस्तखराई तरीका, और उसके अलावा उसको एक और नाम से जाना जाता है फॉर्मूला क्रिएशन मेथड। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस्तखराई का इस्तेमाल करके ज़ाब्ता तैयार करते हैं। ओके, तो कभी कभार आपको अगर ये पूछा जाए कि क्या कहेंगे, फॉर्मूला क्रिएशन मेथड कौन है, तो नन अदर देन हमारा इंडक्टिव मेथड ही है वो। हम क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स टू रूल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिसालों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक फॉर्मूला, एक जनरल रूल बनाते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड जो है, ऑरिजिनेटर कौन है भाई इसके? कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, जब हमारे मतलब जब टेट ऑफलाइन था तब ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते थे कि हमारा इंडक्टिव मेथड के पेश करने वाले कौन है, डिडक्टिव मेथड के पेश करने वाले कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इंडक्टिव मेथड के जो ऑरिजिनेटर है वो कौन है? सर फ्रांसिस बेकन। आप लोगों को पता था ये? नो नहीं मैम। मालूम था। जी, तो आपको ये भी पूछ लेता डायरेक्ट, अगर वो क्वेश्चन बना दे फैक्ट बेस्ड तो पूछ लेता आपको कि जो इंडक्टिव मेथड है उसके ओरिजिनेटर कौन है, तो सर फ्रांसिस बेकन इसके ओरिजिनेटर हो जाएंगे। और प्रमोट करने वाले, कभी कभार सर फ्रांसिस बेकन का नाम नहीं आ जाता, उसको पॉपुलर करने वाले कौन है वो भी पूछ लेता, तो हो जाएंगे हमारे पिस्तालोजी। पिस्तालोजी का नाम सुन के आप लोग आई थिंक सुन के होंगे, कहीं ना कहीं फिलोसफी आप लोग पढ़े होंगे, फिलोसफी में आप लोग नाम सुन के पिस्तालोजी का। तो इन्होंने क्या किया, इसको प्रमोट किया था हमारे इंडक्टिव मेथड को। इंडक्टिव मेथड में होता क्या है भाई, हम लोग एग्जाम्पल्स टू रूल्स की तरफ जाते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स से लेकर हम एक रूल को बनाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊंगी, हमारा नींबू है, नींबू की खासियत क्या है, वो खट्टी चीज है, ठीक है ना, नींबू जो है खट्टी चीज है। संतरा क्या है, खट्टी चीज है। दही क्या है, खट्टी चीज है। और भी आप लोग खट्टी चीजों के एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? इमली। इमली है, आंवला है, हमारा विनेगर है, ये सारी खट्टी चीजें हैं भाई। ये एग्जाम्पल बच्चों से लेके आ रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं ये खट्टी चीजें हैं। हम अब यहाँ से एक रूल बना सकते हैं कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें एसिड होता है, या फिर ऐसा जहाँ हम रूल बना सकते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो खट्टी चीजें होती हैं। क्या ये सही है? यस मैम। यस। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ले ले रहे हैं भाई। ये एग्जाम्पल, नींबू का एग्जाम्पल ले लिए, आंवले का एग्जाम्पल ले लिए, दही का एग्जाम्पल, ये सारी चीजों के एग्जाम्पल ले रहे। और ये तमाम में कॉमन चीज क्या है, खटास है। एक खटास से हमको ये एक फैक्ट बन के आ रहा है, एक हम यहाँ पे रूल बना सकते हैं कि जितनी भी खट्टी चीजें होती है उसमें एसिड मौजूद होता है।
अब अगर हम लोग नींबू की बात करेंगे तो सिट्रिक एसिड हो जाएगा, अगर हम लोग दही की बात करेंगे तो इसमें हमारा लैक्टिक एसिड हो जाएगा, अगर हम आंवले की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम विनेगर की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं भाई, कि हम इंडक्टिव मेथड में होता क्या है, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर एक जनरल रूल बनाते हैं। अब जनरल रूल बन गया, क्या बन गया, ऑल एसिड्स आर सॉर, यानी कि ऑल जो एसिड्स होते हैं वो खट्टी चीजें होती हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? जी। जी। तो ये है हमारा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम लोग मिसाल के जरिए रूल्स की तरफ जाते हैं, एक रूल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर अब, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बतानी थी। इसके अलावा इसको हम लोग फॉर्मूला जनरेशन मेथड भी कहते हैं, फॉर्मुलेशन मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक टू जनरल। हर एक एग्जांपल जब हम उठा रहे हैं तो हर एग्जांपल स्पेसिफिक होती है। यहाँ पर खास एग्जांपल, हम खास में नींबू की बात कर रही हैं, यहाँ पर खास दही की बात कर रही, तो खास चीजों की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो रूल जो बनेगा हमारा जनरल बनेगा ना भाई। खास चीजों से हम लोग एक कॉमन से रूल की तरफ जा रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता कि जो हमारा इंडक्टिव मेथड है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता, स्पेसिफिक टू जनरल पूछ लेता, जनरल टू स्पेसिफिक पूछ लेता, और 2-3 ऑप्शंस दे देता। तो कौन सा बनेगा, स्पेसिफिक टू जनरल। उसके अलावा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है ये, मुजर्रिद से ठोस से लेके मुजर्रिद की तरफ जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें ठोस चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। चीजें जो बच्चों को नॉन होती है, जो मतलब पहले बच्चों को जिसका आइडिया होता है, वहां से बच्चों को जो चीजें नहीं पता उसकी तरफ जाएंगे। सिंपल चीजों से हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएंगे, ठीक है। सादा से पेचीदा की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल्स रूल्स की तरफ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इंडक्टिव मेथड सबको क्लियर है? बोलो ना मैम, जी स्पेसिफिक जनरल की एक एग्जांपल बोल के बताइए ना मैम प्लीज। अभी बोली ना मैं, जब मैं जितने भी मैं एग्जांपल ले रही, पर्टिकुलर एग्जांपल ले रही ना, मैं नींबू की बात करी तो नींबू पर्टिकुलर चीज है, मैं दही की जब बात करी तो एक पर्टिकुलर चीज है, स्पेसिफिक चीज है, दही नींबू ये सारी चीजें। जब हम इसका फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे ये हम नहीं बता रहे कि वो नींबू है या फिर वो दही है, हम एक कॉमन चीज बता रहे कि तमाम खट्टी चीजें एसिड होती है। तो तमाम जब आ जा रहे तो कॉमन चीज बन जा रही है ना वहां जाके, किसी एक का खास का जिक्र हो रहा क्या वहां पर? नहीं हो रहा है। हम खास को ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दही को ले रहे, नींबू को ले रहे, संतरे को ले रहे, ये खास चीजें हैं। हमको पता चला है किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। लेकिन जब उसका जनरल फॉर्मूला बन रहा तो वो कॉमन सी चीज हो गई, फॉर्मूला कॉमन चीज बन जा रही है। वहां पर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल चीज की बात कर रहे हैं हम, कि ऑल एसिड आर सॉल्ट। ओके, क्लियर है? जी मैम। हाँ, तो ये था हमारा इंडक्टिव वाला मेथड। अब थोड़े कुछ चीजें हम लोग डिडक्टिव के बारे में भी देखेंगे भाई। तो डिडक्टिव मेथड को एक और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो अप्रोच मेथड। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अप्रोच से मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास अप्रोच होती है, उसको वेरीफाई करते हैं बस। ज्यादातर इस्तेमाल हमारा डिडक्टिव मेथड का मैथ्स में होता है, जो तो पता ही होगा आप लोगों को। ज्यादातर इस्तेमाल फॉर्मूला दे दिया जाता है, बस हमको प्रूव करना होता है चीजें। अब इसको डेवलप करने वाले कौन है, जॉन एमॉगस कॉमेनियस, नाम सुने कभी आप इनका? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ लेता कि डिडक्टिव जो मेथड है उसके बताने वाले कौन है, तो जॉन एमॉगस कॉमेनियस है। इनके अलावा इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। कभी कभार जो है इनका नाम नहीं देकर आपको अरिस्टोटल का नाम दे दिया जाता, अरस्तु। नाम तो सुने होंगे आप अरस्तु का। जी, तो कभी कभार आपको डायरेक्ट अरस्तु का नाम दिया जाता, तो आप अरस्तु टिक करना है भाई, कि डिडक्टिव मेथड के देने वाले या फिर पॉपुलर करने वाले हमारे अरस्तु है, ठीक है। अरिस्टोटल है हमारे देने वाले। इसके अलावा इसको सॉल्विंग प्रॉब्लम मेथड भी कहा जाता है। इसके अलावा यूक्लिड डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा जो फॉर्मूलाज है ना, वहां पर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे डिडक्टिव मेथड का। और इसमें साइंटिफिक फॉर्मूलाज, फैक्ट्स वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं बस। प्रूफ का मेथड मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑलरेडी एक, जैसे कि अब मैं बता दी कि हम अभी जो ये एग्जांपल वही लेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं बता दी कि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उसमें एसिड होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मेरे को इसको प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला से, रूल से अब मैं एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगी। जैसा कि मैं अब एग्जाम्पल लूंगी कि नींबू के एग्जाम्पल ले लूंगी मैं। नींबू खट्टा होता है,
उसमें एसिड होता है? बिल्कुल होता है। संतरा खट्टा होता है? उसमें एसिड होता है? बिल्कुल होता है। तो मैं क्या कर रही यहाँ पर एक रूल ले रही कि तमाम जितने भी एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं। ये रूल है। अब मैं रूल को ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल की तरफ जा रही हूँ। तो बिल्कुल हमारे इंडक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। समझ में आया? जी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जितने भी अब तक हम रूल्स देखे, जैसा कि ये वाले रूल्स देखिए हम लोग स्पेसिफिक टू जेंडर की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल डिडक्टिव में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। हम डिडक्टिव में क्या करेंगे? जनरल फॉर्मूले से, जनरल रूल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट की तरफ जाएंगे, अननोन से नोन की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाएंगे, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल। क्लियर है? जी। आगे बढ़े फिर? जी। सबको क्लियर है? चलें, दो चीजें तो यहाँ पे हम लोग बता दिए कि भाई ये हमारे ऑप्शन में गलत थी। दो और चीजें देख लेते हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट मेथड जो है H.E. आर्मस्ट्रांग ने नहीं, बल्कि आपको पता ही है किलपैट्रिक ने इसको बताया था। ओके, और H.E. आर्मस्ट्रांग फिर किसके लिए फेमस है भाई? ह्यूरिस्टिक मेथड। वेरी गुड। जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसको हम लोग इंकशाफी तरीका जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बताने वाले हमारे H.E. आर्मस्ट्रांग है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में वो चार मेथड को इस्तेमाल कर लिया। एक ही क्वेश्चन है हमारा, एक ही क्वेश्चन में वो 4 मेथड को, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ इंडक्टिव पढ़ के जाना है या डिडक्टिव पढ़ के जाना है, आपको तमाम जितने भी मेथड है सारे पढ़ने हैं। ऐसा क्वेश्चन बन गया तो कैसा? एक ही मेथड में आप, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 मेथड के बारे में पूछ ले रहा हो तो मसला हो जाता। तो आपको तमाम जितनी भी PDF सर आपको दिए, तमाम के तमाम आपको पढ़ के जाने हैं। जी मैम, इंशाल्लाह सर। चलें, क्वेश्चन क्लियर हो गया है? आगे बढ़ेंगे फिर। जी। हाँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बोलिए, प्रोजेक्ट मेथड के बताने वाले तो किलपैट्रिक है, लेकिन वो जो आइडिया था वो किसका था? जॉन डेवी। वेरी गुड। जॉन डेवी का कौन सा क्या कहेंगे हम लोग, फिलॉसफी थी उसके पीछे? वेरी गुड। और उसके अलावा प्रैग्मेटिज्म भी पूछता था कभी कभी, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म को बताने वाले जैसा कि नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, ये सारी चीजें है ना, ये फिलॉसफी है ना, अलग अलग। रूसो है हमारे, उन्होंने एक अलग फिलॉसफी बताया हमको, ठीक है, जैसा कि जॉन डेवी की अलग फिलॉसफी है। तो वैसे ही प्रैग्मेटिज्म जो था, मेन जो फिलॉसफी थी प्रैग्मेटिज्म था इसके पीछे, उसको बताने वाले जॉन डेवी है। कभी कभार जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड, नाम याद रखिए, किलपैट्रिक है, हमारे जॉन डेवी है, प्रैग्मेटिज्म है, लर्निंग बाय डूइंग इसके पीछे फिलॉसफी है। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 146 हमारा। द एम ऑफ डू दिस सेक्शन इंक्लूडेड इन वेरियस टॉपिक्स इन EVS टेक्स्ट बुक्स ऑफ तेलंगाना स्टेट। यानी कि हमारे तेलंगाना स्टेट के जितने भी EVS टॉपिक है उसके अंदर एक टॉपिक इंक्लूड किया गया, ये करिए। आप लोग बुक्स पढ़े ना EVS की, बच्चों के लिए बताया गया है, यहाँ पे अलग अलग जगह पर ये करिए बोल के बॉक्स दिया गया है। तो वो देने का क्या मकसद है भाई, क्यों दिया गया है वो हमको बताना है। तो देखें ऑप्शन इसके, नंबर 1 है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म। देखो यहाँ पर मैं आपको बोली थी कि कुछ पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड को याद रखिए। तो पहला वाला जो साइंटिफिक टर्म है, ये कौन सा वर्ड है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। जी बिल्कुल, साइंटिफिक टर्म्स हो लो आप, साइंटिफिक जहां पर भी टर्म्स की बात आ गई, फॉर्मूलाज की बात आ गई, ये नेगेटिव हो जाएंगे भाई, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। जो भी चीजें हम लोग दे रहे हैं बच्चों को करने के लिए, उससे बच्चों का फायदा होगा। टर्म्स याद करने से क्या फायदा, डेफिनेशंस, टर्म्स, ये कोई फायदे वाली चीज नहीं है बच्चों के लिए। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, ये निकल गया बाहर। रेटिफिकेशन हो जाता जी? ना मैडम ये। जी रेटिफिकेशन है, डेफिनेशंस को याद करना बोलो आप लोग, टर्म्स को याद करना, ये बिल्कुल नेगेटिव वे में आएगी, बच्चों के लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है ये। तो ये निकल गया भाई हमारा। उसके अलावा दूसरे देखो आप लोग, सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ये भी बिल्कुल नेगेटिव बात है। हम लोग बिल्कुल एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जहां पर भी मार्क्स की बात आएगी, एग्जाम्स की बात आ जाएगी, डेफिनेशन की बात आ जाएगी, टर्म्स की बात है, पूरे नेगेटिव वर्ड से ये भी निकल जाएगा। बच्चों को घर पे इंगेज करना, क्या ये इसका मकसद है?
नहीं, बेस्ट यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या दिखा रहा, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। बच्चों को हम लोग खुद से करने के मौके क्या है, प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से जो हर जगह है ईवीएस में हमको ये करिए, डू दिस बोल के टॉपिक दिया गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर है? कुछ इस पे बताना है, कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन? नो मैम। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 147 है। इन क्लास 4 a student is able to give reasons for change occurs in the families due to the marriage, birth, employment at new places, transfer to the other town and so on. Which academic standard is this? क्वेश्चन समझिए, बच्चा रीजंस बता रहा है कि एक फैमिली में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। जैसा कि फैमिली में अगर मैरिज हो रही है तो चेंज आ रही है, किसी का बर्थ हो रहा है तो चेंज आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है तो चेंज आ रहा है, फैमिली में ट्रांसफर की वजह से चेंज आ रहा है। बच्चा रीजंस दे रहा है। बच्चा जब रीजंस देगा तो ये कौन से एकेडमिक स्टैंडर्ड में आएगा रीजंस देना? क्या एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन में आएगा, क्या क्वेश्चनिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में आएगा, क्या ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर वो इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स में? अंडरस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए आसानी ये हो गई कि आपको ऑलरेडी करेक्ट आंसर क्या है पता चल जा रहा। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। आप अपना दिमाग लगाइए कि वहां पर आपको चूज करना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो आप करेक्ट को मत देखिए, किस बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आएगा तो क्यों आएगा? अगर आप बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी क्यों आएगा? सवाल कर रहे हैं, बच्चा सवाल कर रहा कि क्वेश्चनिंग है या फॉर्मुलेटिंग है, तो बच्चे के दिमाग में ऐसे इस तरह के सवाल आ रहे, बल्कि ऑप्शन 2 पे जा रहा था। बच्चा सवाल नहीं कर रहा है, बच्चा रीजंस दे रहा है। बच्चा वजूहात पेश कर रहा है, खुद से बोल रहा हूँ ये वजह है, ये वजह है, बर्थ हुआ तो चेंज आएगा, मैरिज हुई तो चेंज आएगा, ट्रांसफर हुआ तो चेंज आएगा। जी, जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी वो वजह बताएगा ना। कोई चीज हो रही है, कब बोलेगा बच्चा कि उसकी वजह ये है? जब वो बच्चे को वो चीज क्यों हो रही समझ में आ गया तो वजह बताता बच्चा। हम भी किसी चीज का जब रीजंस देते, कब देते? जब वो चीज हमको अच्छे से समझ में आ गई तभी हम उसके ऊपर रीजंस देंगे ना भाई। अच्छा ये वजह है इसकी, अच्छा इसलिए हो रहा है ऐसे। तो वहां पे क्वेश्चनिंग कब आएगा? क्वेश्चनिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब बच्चा कोई चीज को देख रहा है तो सवाल कर रहा है कि ये क्या है, ये क्यों है, क्यों? बच्चा खुद बता रहा है ये क्यों हो रहा है। यहाँ पर तो बच्चा खुद बता रहा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हर क्वेश्चन पेपर में, जी हर क्वेश्चन पेपर में आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड से क्वेश्चन बनता। बिना एकेडमिक स्टैंडर्ड के आपका ईवीएस का क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। तो आपको क्लियर होने चाहिए कि कितने एकेडमिक स्टैंडर्ड है, बोलिए मुझे। 6 जी 6 एकेडमिक स्टैंडर्ड है हमारे ईवीएस में। तो देखें कौन कौन से है वो। पहला तो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है क्वेश्चनिंग एंड हाइपोथेसाइजिंग, थर्ड वन है एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड ट्रिप्स, फोर्थ वन है इंफॉर्मेशन स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स, फिफ्थ वन है ड्राइंग स्किल्स एंड प्रिपेयरिंग मॉडल्स। उसके अलावा अप्रिसिएशन एंड कॉन्शियस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। इससे हटके भी है, प्राइमरी लेवल पर एक और भी ऐड कर देते कभी कभी, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारे लास्ट जो एसजीटी का क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश मीडियम वाला, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि मतलब साइंस में हमारे कितने एकेडमिक स्टैंडर्ड होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं? 7 मैम। 6 होते हैं। उसमें 7 का ऑप्शन ही नहीं दिया था। उसमें 7 का बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर 7 का ऑप्शन नहीं है मतलब वहां पे 6 है। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ ये सिर्फ प्राइमरी लेवल पर है। जब हम लोग हायर में जाएंगे, अपर प्राइमरी पे जाएंगे तो ये नहीं रहेगा उसके अंदर। हायर में सिर्फ 6 ही है। ओके, तो आपको ये वाले हर टेक्स्ट बुक में, आपको ईवीएस की टेक्स्ट बुक में या फिर आपको साइंस की टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पूरा स्टार्टिंग में ही आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड दिखेंगे। हर एक के बारे में डिटेल आप लोगों को पढ़ना है कि हर एकेडमिक स्टैंडर्ड के कुछ क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसा कि बच्चा कोई चीज को समझा रहा है, मिसालें दे रहा है, वजूहात बता रहा है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो ऐसे वो आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़नी है। वो ऑलरेडी आपके नोट्स में अवेलेबल होंगे, वो तो आपको अच्छे से एक मर्तबा देख लेने हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Which of the following activity provides first-hand experiences to children while teaching the topic types of houses? तो हमको बच्चों को पढ़ाना है कि मुख्तलिफ अक़साम के जो मकान होते हैं वो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो सबसे अच्छी बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं? बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, बच्चों को एक पीपीटी बनाकर बता सकते हैं, या फिर बच्चों को पिक्चर कलेक्ट करके एल्बम बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो देखो सारी चीजें अच्छी है, कोई चीज बुरी है क्या इसके अंदर? बच्चों को वीडियो दिखा रहे अच्छी चीज है, बच्चों को पीपीटी से पढ़ा रहे अच्छी चीज है, बच्चों को एल्बम बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमको यहाँ पे बेस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस देखना है। तो कौन सा सबसे बेटर रहेगा? फील्ड ट्रिप पे लेके जाना। फील्ड ट्रिप पे लेके जाने से तमाम सेंसेस उनके एक्टिव रहेंगे, बच्चा देखेगा भी, बच्चा सुनेगा भी, बच्चा का खुद का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग रहेगा। अपनी रियल लाइफ, जहां भी रियल लाइफ से बच्चे को कनेक्ट किया जा रहा है वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, कुछ समझाने का है यहाँ पर? क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। सिंपल जी देखिए, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू मैप्स एंड पिक्चर्स? पिक्चर्स और मैप्स के ताल्लुक से कौन सी चीज सही है पूछा जा रहा है, ट्रू की बात की जा रही है यहाँ पर, ये याद रखें। पहला वाला है कार्टून्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्चर्स। जो हम कार्टून्स देखते हैं या फिर जो कार्टून्स के जो कॉमिक्स बुक्स मिलते हैं, क्या वो भी पिक्चर्स में आएंगे? उसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर स्टैंडर्ड पिक्चर्स। जो सर्वे ऑफ इंडिया है क्या वो स्टैंडर्ड पिक्चर्स बनाता है? उसके बाद स्कोप ऑफ पिक्चर इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर टू मैप्स। मैप से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो पिक्चर है उसका स्कोप बहुत कम होगा। मैप हैज मैप लैंग्वेज, यानी कि नक्शों की अपनी एक लैंग्वेज होती है। अब ऑप्शंस को आप मतलब आप आंसर को मत देखिए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत जो है वो क्यों गलत है बोलिए मुझे। कोई भी सामने आइए। सेकंड वन, यहाँ थर्ड पर वन ए समझ सी नहीं आ रहा। जी, तो यहाँ पर पहले देख लेंगे हम एसीडी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? क्योंकि बी गलत है। बी गलत क्यों है, कोई बता सकते हैं यहाँ पर? एनीबॉडी? आंसर तो सामने है हमारे, बी गलत है यहाँ पर। बी गलत क्यों है, कोई बता सकते हैं? अच्छा जाने दीजिए, मुझे ये बोलिए, आपको ये तो पता होगा ना, ईवीएस जब हम देखेंगे पेपर 1 के लिए तो इसमें आपको क्या कहेंगे हम लोग, साइंस भी आ जाएगा, जनरल साइंस भी आ जाएगा, सोशल भी है और ईवीएस, 3 चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन किससे बता सकते हैं, कौन से मेथड से है, किसके मेथड से है? क्या ये ईवीएस का मेथड का क्वेश्चन है? सोशल है सर, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सोशल आ गया। तो आप जो सोशल है तो आप बोल सकते हैं सेकंड वन गलत क्यों है यहाँ पर? फोर्थ क्लास में सिंबल चलें। बताते ना मैडम, नक्शे के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया जाता। 10 बजने आ गए, कितने क्वेश्चंस हुए हमारे? हाँ, तो सेकंड गलत इसीलिए है क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड पिक्चर्स नहीं बनाता है, सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स के सिंबल्स बनाता है। 6th क्लास की सोशल की टेक्स्ट बुक में पहला लेसन है, उसमें बाज़ाब्ता वहां पे दिया गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स बताता है। पढ़े आप लोग? किसी को याद नहीं है? पढ़े ना आप लोग? वहां पे बाज़ाब्ता दिया गया है इसका मतलब क्या है। अगर हम लोगों को मैप में अगर मंदिर बताना है तो क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, हॉस्पिटल बताना है, पुलिस स्टेशन बताना है। अगर हम लोगों को मतलब सारे सिंबल्स दिए गए वहाँ, कन्वेंशनल सिंबल्स। तो कन्वेंशनल सिंबल्स को बनाने वाले हमारे सर्वे ऑफ इंडिया वाले हैं। वो पिक्चर्स नहीं बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाते हैं जो मैप में काम आते हैं। इसी वजह से वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 भी सही हैं। जो हमारे कार्टून से वो पिक्चर ही है भाई, बिल्कुल सही है। और जो एक पिक्चर रहेगा उसके जरिए हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। पिक्चर बस दिखा सकते, जो पिक्चर में जो चीजें नजर आ रही दैट्स इट। लेकिन एक मैप के जरिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैप्स के जरिए स्टेट पढ़ा सकते हैं, कैपिटल्स पढ़ा सकते हैं, नदियों के बारे में पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, मुख्तलिफ माहौली मतलब मौसमी हालात के बारे में पढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स पढ़ा सकते हैं हम लोग मैप्स के जरिए। पिक्चर के जरिए वो पढ़ा सकते हैं क्या, एक पिक्चर के थ्रू पढ़ा सकते हैं? हाँ, इसी वजह से उसका स्कोप कम हो जाएगा।
वो भी बात सही है, टीचर का स्कोप कम रहेगा मैथ्स के अकॉर्डिंग। मैप लैंग्वेज मतलब नक्शों की जबान। जी, नक्शों पे जो सिंबल्स होते हैं वही उसकी जबान है। हम लोग अगर क्या हमको सरहदें बतानी है तो हम लोग अलग लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर हमको किसी चीज का कैपिटल बताना है तो अलग इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको कोई नदी बतानी है मैप में तो नदी के लिए हम लोग अलग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। वो लैंग्वेज ही हो गई ना, जितने भी सिंबल्स हम लोग मैप में इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद की लैंग्वेज है, उससे हमको समझ में आ रहा, पढ़ने आ रहा मैप को। मैप कैसे पढ़ते हैं हम लोग, सिंबल्स के जरिए पढ़ते हैं, तो वो भी उसकी लैंग्वेज हो गई। मैप की अपनी लैंग्वेज होती है, जी मैप सही में है, हम लोग जैसे कि कलर्स का इस्तेमाल गूगल करते हैं। मैप ओपन करते तो वो अपनी जबान में गाइड करते रहता। हाँ, गूगल मैप्स तो थोड़ा एडवांस हो गया। नॉर्मल मैप को भी जब आप देखेंगे तो आप मैप्स को कैसे समझ रहे हैं भाई, रीजन क्या है मैप को समझने का? वहां पर आपको हाँ, देखो वहाँ पे सरहदें अलग बता पहाड़, दी जाती नदी, है, रेलवे ट्रैक, पहाड़ अलग, मंदिर, हाँ कुछ भी। हाँ, ऐसे आप उसको सिंबल्स दे दिए जाते हैं जिससे हमको बिल्कुल समझ में आता है कि बताना क्या चाह रहा है मैप, किस ताल्लुक से है, किस बारे में है। इवन बहुत सारे शेड्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल होता है। रंगों के बारे में भी आपको 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में है कि हम लोग अब मैप पे बताना है तो हम लोग पानी के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगे, जंगल के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पहाड़ के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें वहां पर है। तो ये खुद लैंग्वेज है मैप्स की। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ेंगे, ठीक है चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू टीचिंग मेथड। अब यहाँ पे सही नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि गलत है, यानी कि यहाँ पे 3 चीजें सही हो जाएंगी, एक गलत हो जाएंगी। जो गलत है वो पहचानना है हमको। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर मेथड्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्रू प्रैक्टिसेस। बच्चों को हम लोग प्रैक्टिसेस कराकर चाइल्ड सेंटर मेथड में प्रैक्टिसेस कराते हैं, ठीक लग रहा है ये। चाइल्ड सेंटर मेथड मेक्स चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटी। जहां पे एक्टिवली वर्ड आ गया बिल्कुल सही है, वो बच्चा एक्टिव है मतलब बात खत्म, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है पोजिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर्स आर डन इन वन डायरेक्शन इन टीचर सेंटर मेथड। मतलब जब जो भी टीचर सेंटर मेथड है, फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है, तो वन में चलता है, वो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है बोथ चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स प्ले की रोल इन टीचर सेंटर मेथड। ये गलत है, क्यों गलत है बोलिए? ऑप्शन 4 क्यों गलत है यहाँ पर? क्योंकि चाइल्ड सेंटर मेथड में सिर्फ बच्चा ही मेन रोल होता है। हाँ, यहाँ पे बोल रहा क्या कि टीचर का मेथड बोल रहा, पहले तो बोल रहा कि ये टीचर सेंटर मेथड है, और ये बोल रहा कि टीचर सेंटर मेथड में बच्चा भी एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है। बिल्कुल गलत बात है ये। हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता क्या कहेंगे हम लोग, चाइल्ड सेंटर मेथड की बात की जाती तो बोल सकते कि बच्चा भी एक्टिव रहेगा, टीचर भी एक्टिव रहेगी। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही? टीचर सेंटर मेथड की बात की जा रही, तो उसमें बच्चा हमारा एक्टिव नहीं रहता। मैम आपकी यहाँ पे वॉइस सिर्फ रिपीट हो रही है। जी, हाँ थोड़े माइक्स ऑन है शायद, उस वजह से रिपीट हो रही है। आप लोगों का माइक्स ऑन छोड़ दिया आप तो मे बी वैसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे बोथ की बात की जा रही है, तो बिल्कुल गलत बात है। टीचर सेंटर मेथड में सिर्फ टीचर होता है भाई। आप लोग पुराने ट्रेडिशनल मेथड देखे होंगे, लेक्चर मेथड, सिर्फ वहां पे टीचर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सिर्फ टीचर एक्टिव रहेगा। तो बिल्कुल गलत बात है ये कि टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे हमारे टीचर सेंटर मेथड। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देखो, टीचर सेंटर मेथड की बात की जा रही है और बोला जा रहा है दोनों एक्टिव हैं। इस वजह से यह गलत है, क्योंकि टीचर सेंटर मेथड में सिर्फ टीचर एक्टिव रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्यों गलत है वो? हाँ मैम। जी हाँ जी, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक और देख लेंगे हम लोग। शिफ्ट, ये वाली सेकंड शिफ्ट है, 31st में की है आई थिंक, सेकंड शिफ्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन उसका, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्टेड दैट द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट शुड बी कंबाइंड एंड टॉट एज ईवीएस इन क्लासेस 3rd, 4th, 5th एज यूजुअल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो हमारा एनसीईआरटी 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो हम 3rd, 4th, 5th में जो ईवीएस हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग ऐड करेंगे? साइंस, सोशल, सोशल रहेगा जी। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि सिर्फ साइंस सोशल रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आएगा। ठीक है, हम जो ईवीएस पढ़ेंगे, जो इन्वायरमेंट स्टडीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किसका कॉम्बो है भाई? सोशल भी है उसमें, साइंस भी है उसमें, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी है उसके अंदर। फिर जब हम 6th में जाएंगे तो सोशल बिल्कुल अलग हो जाएगा, साइंस भी अलग हो जाएगा हमारा। तीनों का कॉम्बिनेशन है। सोशल और सिर्फ सोशल और साइंस नहीं है, इन्वायरमेंटल खुद भी इसका पार्ट है।
आतराफ के माहौल को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, साइंस को भी ऐड कर रहे हैं, सोशल को भी ऐड कर रहे हैं, उसके अलावा आतराफ के बच्चे के माहौल को भी ऐड कर रहे हैं। 3 चीजों का हमारा ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो फिर मैथ्स और साइंस, जो मैथ्स और उर्दू कैसे पढ़ेंगे फिर हम लोग? उसके लिए अलग उर्दू है, मैथ्स है। बोलो ना, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? Yes, madam. ये तो ऑलरेडी बुक्स है ना, सेपरेट बुक्स है ईवीएस को ही हमको हाँ सेपरेट बुक्स है। यहाँ पे हमको ईवीएस में कॉम्बिनेशन मैथ्स क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे मैं आपको रीजन बता रही, मैथ्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स के लिए तो ऑलरेडी है ना भाई, फर्स्ट क्लास से उर्दू मतलब लैंग्वेज के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है। हमको ईवीएस में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? साइंस आ जाएगी, सोशल आएगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज आ जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय शोइंग द ऑब्जेक्ट्स एंड इंसिडेंट्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स डेली लाइफ सेल्फ एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड टू देम, दिस इज कॉल्ड एज। बच्चों को हम लोग उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड रियल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे क्लासरूम में। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग डायोरामा कहेंगे, रियलिया कहेंगे, मॉडल कहेंगे, स्पेसिमेंस कहेंगे। अब यहाँ पर अगर रियलिया को टिक किया हुआ नहीं होता, पहले से आपको पता नहीं होता कि आंसर रियलिया है, तो आप लोग कंफ्यूज होते नहीं होते? जी बिल्कुल होता। जी मैडम, मॉडल बोल देते हैं। आप कोई मॉडल बोल देता, किसी को डायोरामा क्या है वही पता नहीं होगा, थोड़े बहुत स्पेसिमेंस बोलेंगे कि स्पेसिमेंस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेली लाइफ में जो बच्चा चीजें इस्तेमाल करता है, एग्जिस्टेंस उसकी डेली लाइफ में रहना, एज यूजुअल हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, बच्चे के घर में भी एप्पल रहेगा और उसको क्लासरूम में भी हम जब एप्पल को लेके आएंगे तो मॉडल नहीं बनेगा, वो मॉडल नहीं रहेगा। हम एप्पल का मॉडल नहीं बता रहे, खुद एप्पल को लेके आ रहे। बात समझ रहे हैं आप? जी। मॉडल कब हो जाएगा? कोई चीज को हम लेके आ नहीं सकते एग्जैक्टली जैसी वो है वैसी हम लेके नहीं आ सकते, उसको मॉडल बना के लेके आ जाते। जबकि बच्चे के घर में भी, आतराफ में भी वो चीजें हैं, हम बिल्कुल क्लास में भी लेके आ रहे तो वही चीज लेके आ रहे, तो उसको हम लोग रियलिया कहेंगे। रियल चीजें, रियल ऑब्जेक्ट। जैसा कि ये प्लांट है, प्लांट को हम बिल्कुल लेके आ रहे, एग्जैक्टली जैसा प्लांट है वैसा प्लांट लेके आ रहे, तो वो रियल है में आ जाएगा। मॉडल्स कौन से हो जाएंगे? फिर ऐसी चीजें जिसको हम ला नहीं सकते क्लासरूम में, उसको मॉडल बना देंगे, उसका मॉडल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का मॉडल बना के लेके आ जाते बच्चों को बताने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मॉडल बनाते हैं आप लोग। स्पेसिमेंस तो आपको पता ही होंगे, स्पेसिमेंस मतलब क्या? कोई ग्लास जार में जो फॉर्मल्डिहाइड डाल के एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं ना, वो स्पेसिमेन। जी, जो लोग बाईपीसी वाले होंगे उनका अच्छा खासा आइडिया होगा, क्योंकि हम लोगों को जब प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे तो स्पेसिमेंस बिल्कुल हम हाथ में टच करते थे। तो कांच की जो जार्स होते हैं भाई, उसके अंदर फॉर्मेलिन या फिर फॉर्मल्डिहाइड या अल्कोहल का इस्तेमाल करके उसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। रियल चीजें होती हैं उसमें भी कैसी चीजें होती है? रियल होती हैं, डेड होती है लेकिन रियल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बच गया डायोरामा, क्या है भैया ये? तो देखिए ये रियल समझ में आ गया ना? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल मिनिएचर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पीछे नजर आ रही, ये रियलियम है। यानी कि कोई भी एक चीज है, अगर उसको हम लोग फील्ड ट्रिप में, जैसा हम लेके जाके बच्चों को बता सकते हैं, फील्ड ट्रिप में ना लेके गए बच्चों को, हम फील्ड ट्रिप में ले जाने के बजाय बिल्कुल वैसा माहौल हम लोग हमारे क्लासरूम में क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा क्या कहें हम लोग, मिनिएचर बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायोरामा कहेंगे। क्या कहेंगे? डायोरामा। डायोरामा क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली फील्ड ट्रिप पे आप बच्चों को लेके गए, कोई फॉर एग्जांपल कोई एक साइट पे लेके चले गए, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कोई चीज बन रही है, कोई एक कूलिंग टावर है यहाँ पे, जैसा एग्जांपल कूलिंग टावर की बताई गई है। हम फील्ड ट्रिप पे बच्चों को विजिट करके एग्जैक्टली हैंड ऑन बता सकते हैं, लेकिन अगर फील्ड ट्रिप पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल वैसा मिनिएचर बना के लेके आएंगे एक, उसको हम लोग डायोरामा कहेंगे। वो 3D रहेगा भाई, 3 डायमेंशनल रहेगा वो। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 147। A question that makes the student look back over what or how they have learned. क्वेश्चन समझिए, ऐसे सवालात जब बच्चे खुद से करते हैं भाई, कि हम कैसे सीखे और कैसे पढ़े। जैसा कि अब आप लोग देखेंगे एंड ऑफ दी हर लेसन ईवीएस वगैरह में हमने क्या सीखा या मैंने क्या सीखा,
ऐसे जो जी मैम। मतलब आपको एक एक देखे टॉपिक्स देखे हैं या फिर आप लोग बोले सेक्शन देखे, वो क्यों देखे हैं बच्चों को? मैम पिक्चर ब्लर है, नहीं समझ नहीं आ रही। सबको ब्लर आ रहा है क्या? नो नो मैम, मैम, क्लियर दिखाई दे रहा। तो आपका नेटवर्क इशू होगा, आप रिजॉइन, जिसको भी नहीं आ रहा है एक बार रिजॉइन करिए, मे बी आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चा ये बोल रहा है कि मैंने क्या सीखा, मैंने कैसे सीखा, तो ये खुद से सवाल कर रहा है बच्चा। खुद से सवाल करना यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर। आप लोग सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह से डीएड बीएड करके होंगे, तो आप लोग रिफ्लेक्टिव टीचिंग वर्ड सुने होंगे। यस। उसमें होता क्या है, हम आफ्टर लेसन प्लान जब हम लोग पढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं, लास्ट में रिफ्लेक्शन लिखते हैं, मतलब हम क्या पढ़ाए, कैसे हुआ, सारी चीजें, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि बच्चा जब खुद से सवाल कर रहा है कि मैंने क्या सीखा, मैंने कैसे सीखा, तो ये रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह के जब सवाल कर रहा है बच्चा, तो ये कौन से सवाल हो जाएंगे? रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ समझाने की जरूरत है इसके अंदर? ऑप्शन को देखिए, आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। रिफ्लेक्शन, बच्चा जब खुद से एक सवाल कर रहा है, मतलब खुद का रिफ्लेक्शन कर रहा है कि बच्चा मैंने कैसे सीखा, मैंने क्या सीखा, तो यहाँ पे खुद का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन यानी कि क्या? जब आप मिरर में देखेंगे तो आपका खुद का रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। तो जब सवाल बच्चा खुद से कर रहा है तो खुद का रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या था मैडम? प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बच्चा सवाल कर रहा है। बच्चा सवाल समझ में नहीं आ रही, बच्चे को कोई चीज का इल्म नहीं है, अगर उस ताल्लुक से बच्चा सवाल कर रहा है तो वैसा सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल है। बच्चा सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कराएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा एक मेथड है, उसमें आपको बच्चा क्वेश्चन भी पूछते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मुशाहिदा करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जब वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चा जब कोई किसी का आंसर बच्चे को पता नहीं है, जब वो सवाल कर रहा है तो वो टीचर से भी सवाल कर सकता, आपके अतराफ के जो ट्यूटर से बच्चा उससे भी सवाल कर सकता। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन लाने के लिए बच्चा सवाल कर रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल है। यहाँ पर बच्चा मैं कैसे सीखा, मैं कैसे किया, ये सवाल कर रहा तो ये रिफ्लेक्शन का सवाल है। ओके, फोर्थ ऑप्शन, अक्सर फोर्थ ऑप्शन रोमांटिक क्वेश्चंस ऐसे, मतलब बच्चों को, जैसा देखिए आप लोग क्लास में जाते हैं, सबसे पहला आप जो मतलब लेसन प्लान में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है बोलो? लेसन प्लानिंग में सबसे इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन से पहले मोटिवेशन। सिमिलर इन्फॉर्मेशन रहता है। हाँ, जब हम बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, तो हम जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों को, यानी कि बच्चों को कितना इल्म है भाई, ऑलरेडी हम लोग जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, बाद में डिक्लेयर करने से पहले टॉपिक को हम पहले कुछ सवाल करते हैं बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, मतलब टॉपिक की तरफ लेके आने के लिए, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, बच्चों से नॉलेज निकालने के लिए। हाँ, उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रोमिनेंट क्वेश्चंस में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। दिस कमीशन और कमिटी फर्स्ट सजेस्टेड टू टीच दिस, थोड़ा माइक ऑफ रखिए। दिस कमीशन कमिटी फर्स्ट सजेस्टेड टू टीच दिस सोशल स्टडीज रिलेटेड एस्पेक्ट्स एज एनवायरमेंटल स्टडीज वन एट प्राइमरी स्कूल लेवल फॉर 3rd, 4th एंड 5th। मतलब ईवीएस का कॉन्सेप्ट कौन से कमिटी ने दिया? साफ क्वेश्चन, सादा बोल रहे हो आप लोग। ईवीएस बच्चों को होना चाहिए 3rd, 4th, 5th में, ये कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था? किसका था? ईश्वर भाई पटेल। आप लोग पर्सपेक्टिव में पढ़े होंगे, आप लोग ऑलरेडी पर्सपेक्टिव में ईश्वर भाई पटेल के बारे में डिटेल में पढ़े होंगे। ईश्वर भाई पटेल, ये जो ईवीएस है, ईवीएस जो बोले उन्होंने, इसके पीछे एक उन्होंने क्या कहेंगे, एक फिलॉसफी थी उनकी, SUPW। वर्ड सुने? SUPW जी मैम सुने। फुल फॉर्म बोलिए कोई। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हाँ, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, उनके अकॉर्डिंग बच्चों को हम लोग SUPW मतलब आना बच्चों के अंदर, तो मतलब बच्चे ऐसा मतलब सोसाइटी के लिए, अपने लिए यूजफुल चीजें बनाना, तो ये सारी चीजों के जो कॉन्सेप्ट है वो ईवीएस में डाले गए हैं।
तो ईवीएस का जो बेस है वो SUPW है, उसको देने वाले हमारे ईश्वर भाई पटेल हैं। ठीक है, इतना याद रखिए बस कि हमारे ईवीएस को देने वाले जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड ईवीएस का, ये SUPW है, इसके पीछे SUPW है और उसको देने वाले हमारे ईश्वर भाई पटेल हैं। इससे हटके ईश्वर भाई पटेल के बारे में कुछ और अगर आप लोग पढ़े होंगे तो किसी को कुछ नॉलेज? एनीबॉडी? लर्निंग बाय डूइंग बोलो आप लोग, लर्निंग फॉर एनवायरनमेंट बोलो आप लोग, ये तमाम चीजें जो है हमारे ईश्वर भाई पटेल ने दी है हमको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोसेस स्किल्स ऑफ द फॉलोइंग इन विच द टीचर हैज टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है ऐसे प्रोसेस स्किल्स जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नंबर बी इन्फेरिंग, नंबर सी इमेजिनेशन और नंबर डी स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे भाई, क्योंकि जब हम लोग ईवीएस पढ़ाएंगे या साइंस पढ़ाएंगे तो कुछ उसके अंदर स्किल्स होते हैं, अमली महारतें बोल के आप लोग पढ़े होंगे। तो कुछ अमली महारतें होती है जो हम बच्चों को डेवलप करनी होती है। बिल्कुल बच्चों को हम लोग किस तरह से मफरूजा कायम किया जाता है वो भी डेवलप करेंगे, किस तरह से नतीजा अख्ज़ किया जाता है वो भी डेवलप करेंगे, किस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इमेजिनेशन करते हैं वो भी कराएंगे, और किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे ये भी कराएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्किल्स है, देखिए यहाँ पर मैं ऐड की हूँ। इन्फ्लुएंसिंग मैम, इन्फ्लुएंसिंग के माने क्या है? इन्फ्लुएंसिंग यानी कि कोई आपके पास कोई डाटा मौजूद है, वो डाटा से आप नतीजा अख्ज़ कर रहे, कोई इन्फो निकाल रहे, कोई नतीजा अख्ज़ कर रहे, कोई डाटा आपके पास है ऑलरेडी अवेलेबल, आप ऑब्जर्व करके वो डाटे से कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसको, या फिर उससे कोई नतीजा अख्ज़ कर रहे हो तो उसको इन्फर्निंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक प्रोसेस स्किल्स है, अगर आपको जानना है तो 8th क्लास की जो बायोलॉजिकल साइंस की बुक है, पहला लेसन है, देखिए व्हाट इज साइंस। 8th क्लास का जो पहला लेसन है साइंस क्या है, उसके अंदर पूरे जितने भी प्रोसेस स्किल्स है तमाम के बारे में हर एक बॉक्स में डिटेल में दिया गया है। आप लोग एक मरतबा वो देख लिया, आपको प्रोसेस स्किल्स का आइडिया हो जाएगा अच्छे से। डेफिनेशन के साथ दिया गया है हर एक को, ऑब्जर्विंग किसको कहेंगे हम लोग, इन्फोरिंग किसको कहेंगे, मेजरिंग किसको करेंगे, क्लासिफाइंग किसको कहेंगे, प्रेडिक्टिंग किसको कहेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपो, जितने भी यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दी हूँ ना, ये तमाम के बारे में आपको 8th क्लास से बायोलॉजिकल साइंस का फर्स्ट लेसन है व्हाट इज साइंस, उसमें आपको दिया गया है, एक मतलब आप लोग देख लो। तो ये सारे प्रोसेस स्किल्स है, जब हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, ईवीएस पढ़ाएंगे या फिर साइंटिफिक मेथड पढ़ाएंगे या फिर साइंस का जब हम नॉलेज देंगे तो ये स्किल्स बच्चों के अंदर आने चाहिए। किस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे, पैमाइश किस तरह से की जाती है, क्लासिफाई किस तरह से की जाती है चीजें, कम्युनिकेट किस तरह से की जाती है, किस तरह से नतीजा किया जाता है, किस तरह से हम तजुर्बा करेंगे, फिर तजुर्बे में किस तरह से हम लोग हाइपोथेसिस मतलब मफरूजा कायम करेंगे, सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। ABCD 4 भी हम लोग बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर completing the preparation for an examination, a student reviving the concepts, formulas and other related items before going to sleep. It reflects the following. अभी जो हम लोग रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े थे ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ही है, समझे तो आप लोग क्या बोल रहा है इसके अंदर। बच्चा एग्जाम के लिए भाई पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। फॉर एग्जाम्पल आप लोग टेट के लिए बिफोर रहे हैं, कल एग्जाम आपका टेट का है, आज आप लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोग सोने से पहले देख रहे हैं कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैंने ये भी देख लिया, अच्छा ये पढ़ना था मैंने ये भी पढ़ लिया। सारी चीजें आप लोग कल एग्जाम में सोने से पहले आप लोग असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये किस तरह का असेसमेंट हो जाएगा, फॉर्मेटिव है, पीयर है, सबमिटिव है या फिर सेल्फ है? सेल्फ असेसमेंट, खुद की जांच। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर खुद की जांच कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ना आप लोग, ना टीचर आपका असेसमेंट कर रहा है, ना आपका कोई फ्रेंड आपका असेसमेंट, आप खुद से असेसमेंट कर ले रहे हैं आप लोग। तो ये सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, उससे हटके भी कुछ और तरह के असेसमेंट होते हैं, जैसे कि पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट यानी कि आप लोग जब टीचर बन जाएंगे, इंशाल्लाह जब आप लोग बन जाएंगे फ्यूचर में टीचर्स, तो आप लोग बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी देंगे या फिर आप लोग पेयरिंग बना देंगे बच्चों की। तो जब बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे तो जब असेसमेंट करेंगे तो पीयर असेसमेंट हो जाएगा। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेस के बारे में तो आइडिया होगा आप लोगों को जी, किसको कहते हैं, ठीक है ना। आगे टॉपिक आता है तो हम लोग जब डिटेल में देख लेंगे उसके बारे में, ठीक है।
आज के लिए इतना काफी है या फिर और कंटिन्यू करें? आप लोग बोलिए, आप लोगों के ऊपर। काफी है मैम। मेरा इरादा तो था आज पूरे 36 क्वेश्चंस करने का, लेकिन अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएंगे तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। आप लोग बोलिए कि थोड़ा ऊपर ऊपर से चलेंगे या जिस तरह से मैं जल रही हूँ डिटेल में वैसे जाएंगे? नहीं, डिटेल से ही जाएंगे मैम। नहीं मैम, आप एक एक क्वेश्चन के साथ क्लैरिफिकेशन भी दे रहे ना, उसकी वजह से आगे के क्वेश्चंस आने वाले भी वो भी समझ में आ रहे। जल्दी कोई नहीं है मैम, फिर आगे दूसरी क्लास में भी समझाइए। ठीक है, अगर आप लोग विलिंगली रहते हैं तो हम और 6 क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर नहीं कंक्लूड करना चाहते हैं बोल तो कंक्लूड कर लेंगे। कल करेंगे मैम। कल कर लेंगे। जी। ओके देन, इंशाल्लाह कल या फिर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? वैसा है तो फिर 6 क्वेश्चन कर लेंगे मैम। कर लेंगे, ठीक है, देख ही लेते हैं। चलो आ जाइए। मॉर्निंग आवर्स में भी ले ठीक है। लीजिए मैडम। जी हाँ, देखिए थोड़ा मेरा कैसा मसला है, अभी स्कूल है ना, संडे को ना तो लेना था ना। नहीं मतलब मैं रेडी नहीं थी ये सारी चीजों के लिए, मतलब मैं ऐसा प्री प्लान नहीं हूँ कि मैं क्लासेस लूंगी पहले से, ऐसा कुछ था नहीं। सडन वो सर बोल रहे थे बार बार, मेरा भी इरादा था यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का इरादा था, लेकिन उससे बेटर लगा ये कि यहीं बोल लूं मैं। वक्त नहीं मिल रहा है एक्चुअली, तो उस वजह से हो रहा है, वरना अगर वक्त होता तो ये आप लोग देखे होंगे, आप जो मुझे जानते हैं, हम लोग पहले भी क्लासेस लिए हैं टेलीग्राम पर, अच्छा खासे हम लोग वक्त दिए हैं सारी चीजों में। अभी क्या है, स्कूल ज्वाइन हो गया ना, तो थोड़ा स्कूल के मसले हैं, फिर हायर सेक्शन को पढ़ाना है उसके मसले, 10th क्लास के बैच है। हमारा नाम शिरीन। ओके जी, सोशल के वीडियोस देखे थे हम आपके। जी जी जी, तो कर ही लेते हैं 6 क्वेश्चन, फिर जब देखेंगे देखा जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी, जल्दी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, द नंबर ऑफ थीम्स फॉर्मुलेटेड इन ईवीएस फॉर क्लासेस 3rd 4th 5th, ऑलरेडी पढ़ लिए हम लोग। 6 मैडम आंसर। 6 से है, कौन कौन से बोल सकते हैं कोई? अभी बताए सब। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड नहीं वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, वो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है 6 वाले, ये थीम्स है। हाँ हाँ। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, सेकंड फूड जी। है, थर्ड फिल्टर, 4 वाटर, 5th ट्रैवल, और 6 थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। शेल्टर। हाँ, शेल्टर को भूल गए, एक और ऐड कर लिए है ना, कोई मसला नहीं है। तो 6 थीम्स है हमारा। आप लोग ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे। आप लोग एनसीईआरटी की बात कर लो या फिर हमारे नॉर्मल ईवीएस की बात कर लो, दोनों भी जो है अराउंड 6 थीम्स की तरफ ही क्या कहेंगे बनाए गए हैं। ये वाले देखिए, यहाँ ऐड कर लिए मैं, है ना, यहाँ देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मे कैन डू। ये 6 थीम्स है ईवीएस के। हमारे जितनी भी चीजें होंगी हमारे ईवीएस टेक्स्ट बुक्स में, तमाम की तमाम जो है ये 6 थीम्स के अराउंड ही आपको मिलेगी ईवीएस में, ठीक है, याद कर लीजिए। डायरेक्ट यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता, अब अपने पास तो ऐसा नहीं बना। अब ये जो मेथड्स है आपको, ये ना सिर्फ आपको यहाँ बल्कि टेट में आपको सीटेट के लिए भी काम में आ जाएंगे। मेथड्स कॉमन है। थोड़ा माइक ऑफ करिए आप लोग, जहां पर भी आपके पास डिस्टर्बेंस है वहां माइक ऑफ रखिए, ठीक है ना। ये 6 है तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा समझने की चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ प्रोसेस अप्रोच टू चिल्ड्रन अमंग द फॉलोइंग। प्रोसेस अप्रोच का हम लोग जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक बच्चों के लिए एडवांटेज है, क्या है? दिस मेथड हेल्प द चिल्ड्रन टू बिकेम रिसर्चर्स। पहला वाला आंसर सही है, चलो ठीक है, गलत दूसरे क्यों है वो देख लेंगे हम लोग। तो चिल्ड्रन फोकस ऑन क्वेश्चंस ओनली। देखिए, जहां पर भी ओनली वर्ड लग के आ गया वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर उन्हें चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा, तो जहां भी ओनली आएगा वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पे सिर्फ बच्चे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे हमारे प्रोसेस अप्रोच में, बिल्कुल गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है क्या है, देखो ऑप्शन हमारा, ओनली स्केप्टिसिज्म विल बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। कोई बोल सकते हैं स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है? यहाँ भी ओनली लग के आ गया तो ऑलरेडी ये नेगेटिव हो ही गया, लेकिन स्केप्टिसिज्म का मतलब किसी को पता है? नो। शक और शुबात, ठीक है, शक और शुबात, डाउट्स को बोलेंगे, कंफ्यूजन को बोलेंगे। तो क्या हमारे ये हम लोग जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बच्चों के अंदर शक और शुबात पैदा होंगे? नहीं। क्या बच्चे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम जब ये प्रोसेस वाला अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे जो हैं रिसर्चर्स बनेंगे। अभी जो प्रोसेस की अप्रोचेस की बात की, फॉर एग्जांपल जो साइंटिफिक मेथड में जो स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, बच्चे जब वो स्किल का इस्तेमाल करेंगे तो खुद से बच्चे क्या करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो बच्चे वहां पे रिसर्च बन रहे हैं। बाकी 3 तो एवं आप लोग हटा सकते। अगर आपको ऑप्शन पता भी नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो 3 भी ऑप्शन है वो एवं है, बस कुछ भी काम की नहीं है ऑप्शन। तो एक बेस्ट ऑप्शन क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? इससे बच्चे क्या करेंगे, रिसर्चर्स बनेंगे। तो जहां आपको कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाए जिसका आपको आइडिया नहीं है तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, तो आपको आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेटिव असेसमेंट। एक सेकेंड, जी, इंफॉर्मेटिव असेसमेंट, द वेटेज ऑफ आइटम्स, चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शन एट प्राइमरी लेवल इन तेलंगाना स्टेट। तो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ टूल्स है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे, 4 टूल्स होते हैं। तो उनमें से एक टूल है हमारा चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शन। उसके लिए कितना वेटेज दिया गया है बोल के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आप फैक्ट बेस्ड, ये नॉलेज बेस्ड है भाई, ये आपको ऑलरेडी आपके बुक में होगा। तो 20% वेटेज जो है चिल्ड्रंस के पार्टिसिपेशन और रिफ्लेक्शन को दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो टूल्स हैं हमारे 4 टूल्स होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के। एक तो हमारा चिल्ड्रंस का पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सेस देखा जाता है, दूसरा बच्चों का जो रिटन वर्क है वो देखा जाता है, तीसरी चीज बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, फोर्थ है स्लिप टेस्ट। ओके, तो ये देखा जाए तो ये 50 मार्क का होता है, जनरली 50 मार्क का होता है। ये जो क्वेश्चन है वो भी 50 मार्क के अकॉर्डिंग ये पूछा। तो पार्टिसिपेशन के लिए 10 मार्क्स होते हैं, रिटर्न वर्क के लिए 10 मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क के लिए 10 मार्क्स, और सबसे ज्यादा मार्क्स किसके लिए होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बनता। तो स्लीप टेस्ट के लिए बिल्कुल 20 मार्क्स होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपको नॉलेज वाली चीजें हैं, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी हमारा, लेवल पे भी और अपर प्राइमरी पे भी मैम? जी जी। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन में ये 2 भी चीजें इसमें इसलिए ऐड की क्योंकि तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हर एक को 5 मार्क दिए गए हैं, क्योंकि हमको पता ही है फॉर्मेटिव 20 मार्क का है और हमारा सबमेटिव 80 मार्क का है। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया वहां पर, परसेंटेज क्या है, मार्क्स नहीं पूछा वहां पर, परसेंटेज पूछ लिया, वेटेज पूछ लिया, वेटेज कितना है, तो वेटेज 20% हो जाएगा उसका। अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो अगर 5 मार्क्स की बात की जाए तो हर एक टूल को 5 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क का होता है। जनरल की बात करेंगे हम लोग तो हर एक के 10 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क का होता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे तेलंगाना में 5 मार्क कर दिया। अब ऑलरेडी जो स्कूल्स में है बच्चों को 80 मार्क का जो है पेपर आता है सबमेटिव का, 20 मार्क्स हम लोग फॉर्मेटिव के देते हैं। अगर वेटेज देखना है तो ऊपर वाला देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन एकेडमिक, जी और 5th तक ही चला, 6th 7th को अलग है ना मैडम वेट? नहीं, फॉर्मेटिव का जो वेटेज है वो सब्जेक्ट जी, जैसे आप ये 10 है ना मैडम प्रोजेक्ट के इसके जी, जी। ये 5th तक ही है, फिर बाकी के दूसरे 6th 7th वालों को 5 मार्क्स ही है ना मैडम? जी 5 मार्क्स ही है, लेकिन हमने जनरल इसमें पूछ लिया, आपको वेटेज पूछा, वेटेज के लिए मैं 2 ऐड करिए। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मार्क्स कितने नहीं पूछ रहा है, उसका वेटेज कितना है पूछ रहा है। तो वो वेटेज बताने के लिए मैं ये 50 वाला भी ऐड कर दी कि इस तरह से उसके 20% उसका वेटेज होता है बोलकर। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो 20 मार्क्स ही है हायर के लिए, 5 मार्क्स होते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं स्लिप टेस्ट के होते हैं।
अगर पूछ लिया कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता कि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है फॉर्मेटिव में कौन से टूल के लिए होते हैं, तो वो स्लीप टेस्ट के लिए होते हैं। इन केस अगर बन गया तो उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं, बल्कि ये ऐड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट आर द मेन एकेडमिक स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड बाय टीचिंग सोशल स्टडीज एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पर ये सोशल स्टडीज भाई जब हम पढ़ाएंगे तो कौन से स्टैंडर्ड्स हमको अचीव करने हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, मैपिंग स्किल बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्पररी इश्यूज सही है, रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन और अप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी। तो देखिए ABDE ये 3 हमारे सोशल के जो है एकेडमिक स्टैंडर्ड हो जाएंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन किसमें आ जाएगा फिर बोलो, कौन से सब्जेक्ट का ये एकेडमिक स्टैंडर्ड है। यहाँ पर डी गलत है, डी सोशल में नहीं आएगा, क्योंकि जो डी है ये हमारा किस में आएगा, कौन से सब्जेक्ट में आएगा, साइकोलॉजी। ना साइकोलॉजी क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड कहाँ से है? नहीं भाई, मैथ्स में है, मैथ्स के एकेडमिक स्टैंडर्ड में है रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। बच्चों को आप लोग पढ़े होंगे ना, रिप्रेजेंट कर रहे बच्चे अंडर के मतलब हमारे जो क्या कहते हैं उसको, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, नंबर लाइन, एग्जैक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करते बच्चे जी मैम जी। मैथ्स में, ग्राफ पे करते हैं, ग्राफ बना के करते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ये हमारा मैथ्स का एकेडमिक स्टैंडर्ड है। हमको क्वेश्चन में सोशल का पूछा जा रहा है, तो ABDE सही हो जाएगा यहाँ पर, हमारा ABCE सही हो जाएगा, डी निकल जाएगा, क्योंकि डी जो है हमारा ये मैथ्स वाला एकेडमिक स्टैंडर्ड है। तो देखिए सोशल के भी 6 एकेडमिक स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है रीडिंग द टेक्स्ट गिवन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड वन है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग स्किल्स, फोर्थ वन है रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्पररी इश्यूज एंड क्वेश्चनिंग्स, फिफ्थ वन है मैपिंग स्किल्स और सिक्स्थ वन है अप्रिसिएशन एंड सेंसिटिविटी। ये हमारे सोशल के एकेडमिक स्टैंडर्ड है। साइंस के अलग है एकेडमिक स्टैंडर्ड, सोशल के अलग है, मैथ्स के अलग है, आपको सबका आइडिया होना है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैडम हाँ इंशाल्लाह जब मैथ्स का हम लोग मेथड नहीं अभी जो बताई मैं ये सोशल वाले है, क्योंकि हम ईवीएस पढ़ रहे हैं ना, तो ईवीएस में सोशल भी आ जा रहा है हमारा, साइंस भी आ रहा है। मैथ्स को हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब मैथ्स के हम लोग मेथड देखेंगे एक साथ तो मैथ्स के देखेंगे तब। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द लेसन यूनिट प्लान शैल रिफ्लेक्ट द टीचर्स प्रिपरेशन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, चलो कोई बोलो मुझे, क्वेश्चन समझाओ कोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ। कोई नहीं आ रहे, चलिए मैं ही बोल देती हूँ। देखिए टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पे टीचर क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक से हटके भी अगर बच्चों को नॉलेज दी जा रही है, टेक्स्ट बुक की नॉलेज अच्छी चीज है भाई, लेकिन कोई टीचर है जो टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, उससे हटके भी अगर वो बच्चों को नॉलेज देना चाह रहा है तो इनमें से वो किस में आएगा बोल के पूछ रहा है। क्या वो लर्निंग आउटकम्स में आएगा, क्या वो टीचर के रिफ्लेक्शन में आएगा, या फिर टीचर के टीचिंग पॉइंट्स में आएगा, या फिर वो इवेल्युएशन में आएगा। जनरल क्वेश्चन है। जब हम लेसन प्लान या न्यू प्लान जब बनाएंगे और टीचर ऐसे इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं जो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक है, यानी कि टेक्स्ट बुक से हट के अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चे को दी जा रही है तो कौन से क्या कहेंगे हम लोग स्टेप में दी जाएगी, आउटकम्स में दी जाएगी, रिफ्लेक्शन में दी जाएगी, टीचिंग नोट्स में दी जाएगी, या फिर इवेल्युएशन में दी जाएगी। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ, टीचिंग नोट्स में ही दी जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटकम्स तो हम लोग पहले से प्रिपेयर कर देते हैं, रिफ्लेक्शन में तो टीचर का खुद का होता है, इवैल्यूएशन में तो बच्चों से सवाल करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो तो मेन जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें देंगे ना, तो टीचिंग नोट्स में देंगे ये। ओके आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 सजेस्टेड द फॉलोइंग कोर एलिमेंट्स टू इंक्लूड इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज करिकुलम एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर बच्चों को जब हम सोशल पढ़ा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारा एनपी 1986 ने कुछ 10 कोर एलिमेंट्स के बारे में बताया। पढ़े आप लोग? आई थिंक आप लोग पर्सपेक्टिव में पढ़ लिए ये। हमारे एनपी 1986 के अकॉर्डिंग
10 कोर एलिमेंट्स या फिर 10 ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हर तरह के टेक्स्ट बुक में उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। इनमें से कौन से है हमको बताना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच है, कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल गैप्स बिल्कुल नहीं है, जेंडर इक्वालिटी। तो देखिए सोशल गैप को कंटिन्यू करना, क्या ये सही चीज है? नहीं, हम यहाँ पे खत्म करने की बात कर रहे हैं, सोशल गैप्स खत्म होने चाहिए, ये बात यहाँ पे सही होती, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोशल गैप को कंटिन्यू करना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए बी डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए बी सी ई करेक्ट हो जाएगा, डी वाला निकल जाएगा हमारा, जी डी वाला निकल जाएगा हमारा, कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल गैप यहाँ पे बिल्कुल निकल जाएगा। आप लोगों को अगर सारे एलिमेंट्स नहीं पता है तो आप लोग डी को एलिमिनेट करिए, क्योंकि डी तो हो नहीं सकता, और ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जिसमें डी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वन। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको कोई चीज का आइडिया नहीं है तो आप लोग एलिमिनेट करना सीखें चीजों को, जो गलत है बिल्कुल उसको बाहर निकाल दो, ये हो ही नहीं सकता। अब ये हो ही नहीं सकता तो जो ऑप्शन में ये है वो आंसर भी नहीं हो सकता फिर, ओके। तो यहाँ पे देखो ये 10 कोर एलिमेंट्स है हमारे एनपी जो बताए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट इम्प्रूव नेशनल इंटीग्रिटी, कस्टम ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, एराडिक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, environmental protection, small family, its concept, eradication of social obstacles and developing scientific attitude। ये 10 कोर एलिमेंट्स है जो हमको हमारे एनपी के अकॉर्डिंग करिकुलम में ऐड करने हैं।